हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज जो डिस्कस करेंगे वो है अगेन जेई एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, 2026 का रिसेंट एग्जाम का पेपर सेकंड का है एंड ये आपका सेक्शन थर्ड का है। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं फॉर अ रियल नंबर अल्फा आपको ये डिनोट करके दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अल्फा। ठीक है, और मेरे को पता है कि आपको ये पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से बनता है। ठीक है, आपको इसके लिमिट्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप जब इसके लिमिट्स कैलकुलेट करते हो इंटीजर्स के ऊपर या कहीं हो तो वो किस तरीके से आती है। ठीक, कहता है फॉर अ फाइनाइट सेट एस, एक फाइनाइट सेट एस के लिए ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है इन द सेट एस। कंसिडर द फंक्शन, कहता है कि आपके पास एक फंक्शन इसने डिफाइन करके दिया है। फंक्शन देखो, आपकी जो डोमेन है वो -3 से 3 है एंड को डोमेन -इंफिनिटी से इंफिनिटी है। सेम तरीके से यहाँ पे इसी ने इसी तरीके से जी फंक्शन को डिफाइन करके दिया है। डोमेन -3 से 3 है एंड अगेन आपका को डोमेन -इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया है, एफ को डिफाइन किया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स क्यूब log बेस ई 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड जी एक्स आपको डिफाइन करके दिया है एक्स क्यूब साइन स्क्वायर पाई log बेस ई 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन। ठीक है, आपको पूछ क्या रहा है, सबसे पहले इसने ये फंक्शन जो डिफाइन करके दिए उनके लिए यहाँ पे कुछ सेट्स बनाए। कैसे, कहता है कि ए सेट है वो सारे एक्स को कलेक्ट कर रहा है जो -3 से 3 के बीच में आ रहे हैं, जिनके लिए एफ डिसकंटिन्यूअस है। जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है -3 से 3 के बीच में, आपको उनको एक कलेक्शन में डालना है। ठीक है, सेम तरीके से बी के बारे में भी आपको उसने एक सेट बना के दिया। कहता है कि जे जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है -3 से 3 के बीच में, वो भी आपको कलेक्ट करना है। आपसे कहते हैं देन वैल्यू ऑफ, आपसे कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस ट्वाइस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनल। मतलब ए जो एफ एक्स है वो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, कितने नंबर्स पे डिसकंटिन्यूअस है, कितने बी कितने एक्स पे डिसकंटिन्यूअस है एंड ए और बी एक साथ कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, वो इंटरसेक्शन भी हमें कैलकुलेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं आप समझ कर चल रही हूँ, आपको ये पता है प्रॉपर कि जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि x आपका -3 से 3 के बीच में है, ओपन इंटरवल, इसका मतलब है कि अगर आपका -3 यहाँ पे है, 3 आपका कहीं यहाँ पे, 0 आपका ये, इसका मतलब कि ये जो आपके पास पॉइंट्स है ना, ये आपके इंक्लूड नहीं होते हैं। इनके बीच में आने वाला हर एक मेंबर इंक्लूड होता है ना। ये चीज हमें भली भांति पता है। चलिए, दूसरी चीज आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसमें आप क्या करते हो, आपको पता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे 1.5 या 1.6 लिखती हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि आप सबसे बड़ा इंटीजर ऐसा कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा इंटीजर ऐसा कौन सा है जो अल्फा के बराबर या अल्फा से छोटा है। अब अल्फा के बराबर तो यहाँ नहीं है, ये अल्फा है। अल्फा से छोटा कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। ये आपको मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको पता होगा ये। ठीक है, तो मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप जानते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे मैं 1 माइनस एच कर देती हूँ, 1 में से मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, इसका मतलब ये ऑलवेज आपके पास 0 देगा, क्योंकि इससे छोटा, इसके नजदीक और इससे बराबर इंटीजर जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू जो इंटीजर होगा वो 0 होगा, क्योंकि 1 में से मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है, अच्छा, ये तो रही बात इनकी, ये जो बेसिक चीजें थी जो यहाँ पे यूज हुई है। अब बात करते हैं फंक्शन। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी के ऊपर ये फंक्शन बनाया गया है, सॉरी ये क्वेश्चन बनाया गया है। एफ एक्स आपको जो गिवन है, ध्यान से समझिएगा, एफ एक्स जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है एक्स क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन log बेस ई 1 प्लस में साइन स्क्वायर पाई एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये आपको गिवन है, ये आपको एफ एक्स की। ठीक है, अब एक तरीके से अगर मैं इस फंक्शन को सोचूं तो मैं इसको थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड इतना बड़ा ना लिख के इसको छोटी फॉर्म में लिखती हूँ। समझ लो ये आपका कोई फंक्शन है f1x, समझ लो ये पूरा फंक्शन है आपका f2। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, आपके पास जो गिवन है x, वो आपको गिवन है -3 से 3। ठीक है, मुझे पता है मुझे इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटीज निकालनी है ना। अब डिसकंटिन्यूटीज के लिए आप क्या करते हो, आप देखो कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है ना, ये आपको डिसकंटिन्यूटी हमेशा कहाँ देता है, इंटीजर्स के ऊपर। क्यों, अगर आप इसके लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हो किसी भी इंटीजर के ऊपर, वो हमेशा डिफरेंट क्वांटिटी देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से डिसकंटिन्यूटीज बनेंगी, क्योंकि और तो मुझे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी वाला कुछ नहीं दिख रहा, कोई भी फंक्शन नहीं दिख रहा। साइन तो खैर कॉन्टिन्यूस होता है, लोग भी कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी किसकी वजह से आ सकती है, डिसकंटिन्यूटी आ सकती है इसकी वजह से, है ना। अब इसकी पॉसिबल डिसकंटिन्यूटीज क्या क्या हो सकती है, वो भी मुझे पता है। इसकी पॉसिबल डिसकंटिन्यूटीज इंटीजर्स होती हैं, है ना। इसके जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं वो इंटीजर्स होती हैं, ये भी मुझे भली भांति पता है ना। अब एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे जो आपके पास ये एक्चुअल में दो फंक्शन में मैंने इसको डिवाइड किया है, f1x एंड f2x। मैं फिलहाल पहले f2x की बात करती हूँ, फिर मैं f1x पे जाऊंगी, या पहले चलो f1x के ऊपर बात कर लेते हैं फिर f2x पे चले जाएंगे। f1x आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे x दिया हुआ है -3 से 3 के बीच, तो मेरा एक्स क्यूब क्या होगा, मेरा एक्स क्यूब होगा -27 से 27 के बीच में, है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये आपका अगेन इसके बीच में ही रहने वाला है ना। ये जो f1 फंक्शन है, आपको पता चल गया कि इसके रेंज कहाँ तक है, कहाँ तक है भैया, रेंज डिनोट करता है आपका y एक्सिस और डोमेन डिनोट करता है आपका x एक्सिस। तो यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज आपकी -27 से 27 के बीच में, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये चीज याद रखना, क्योंकि लेस देन का साइन है, इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, ये मुझे रेंज मिल गई। ठीक, तो मेरी डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ मतलब मुझे मिल रही है इस फंक्शन। तो मुझे पता है कि ये जो फंक्शन है इसकी पॉसिबल डिसकंटिन्यूटीज कहाँ कहाँ आएंगी, जब मेरा ये इंटीजर होगा, जब मेरा एक्स क्यूब इंटीजर होगा वहां पे डिसकंटिन्यूटीज आएंगी। अब एक्स क्यूब कहाँ कहाँ इंटीजर है, आपका एक्स क्यूब -27 से 27 के बीच में लाई कर रहा था, और इसका मतलब यहाँ पे इंटीजर्स अगर मैं कलेक्ट करूं एक्स क्यूब के, तो वो आपके पास ये आएंगे माइनस, देखो -27 एंड 27 तो इंक्लूड ही नहीं होगा, तो इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे, -26 से शुरुआत होगी, -25, -24, -23 एंड सो ऑन टू -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू 26। ये आपके पास बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको कितने मिले हैं एक बार देखना, यहां से ये लेके यहां तक 26 मिले हैं, यहां से लेके यहां तक 26 और एक ही, आप इनका टोटल करोगे आपको 53 क्या मिली हैं, पॉसिबिलिटीज मिली हैं फॉर किसके लिए, 53 पॉसिबिलिटीज मिली है डिसकंटिन्यूटी के लिए, किसकी, f1x मिल गई। ठीक है, चलो इसको एक बार पेंडिंग रख, अब हम चलते हैं हमारे f2x। f2x मेरा क्या था, f2x मेरे को जो मैंने माना था, ठीक है, वो आपके पास था log बेस e 1 प्लस में साइन स्क्वायर पाई x माइनस में, ये है ना। अब अगर इस फंक्शन की भी डिसकंटिन्यूटी होगी तो वो कहाँ हो सकती है, इसकी वजह से हो सकती है, इसकी वजह से ही हो सकती है। अब इसकी डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि x मेरा -3 से 3 के बीच में है, तो इसकी डिसकंटिन्यूटीज कहाँ होंगी, पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ है, इंटीजर्स के ऊपर, जो -3 से 3 के बीच में आ रहे, कौन कौन से इंटीजर, -2, -1, 0, 1 एंड, ये आपके पास वो इंटीजर्स होंगे
जहां पे डिसकंटिन्यूटी यानी कि पॉसिबिलिटीज हैं इस पूरे फंक्शन की, इसकी तो होती है डिसकंटिन्यूटी, लेकिन इस पूरे फंक्शन की पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। अब यहाँ पे इसको देखिए, जब मैं इसकी बात करती हूँ, आपको पता है कि जब आप यहाँ पे इसको, इसके लिए जब आप कैलकुलेट करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट दीज पॉइंट्स, तो ये आपके पास ऑलवेज इंटीजर बनता है। मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकती हूँ, ठीक है, समझिएगा इसको। मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे x माइनस ये है, एंड मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। सपोज दैट कि मैं आपको जीरो के ऊपर कैलकुलेट कर रही हूँ, बाकी के ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट एक बार कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे क्या मिलेगी, मुझे यहाँ पे आपको आता है ना सोल्व करना, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से जीरो माइनस एच करोगे, माइनस में जीरो माइनस, जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आपके पास माइनस एच आएगा। यहाँ पे जीरो में से आप एच को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लग रहा है, तो माइनस वन मिलेगा आपको। तो ये आपको ऐसा मिलेगा माइनस एच प्लस में वन, एंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो भी अप्लाई हो रही है साथ में, इसका मतलब ये आपको वन मिलने वाला है ना। यानी ये आपको क्या मिली है, एक इंटीजर क्वांटिटी मिल गई, ठीक है। अब इसका क्या रोल है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अगेन अगर आप इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो वो आपको क्या मिलेगा, अगेन एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस में जीरो माइन प्लस में एच, ठीक है। ये आपके पास एच आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से आप जीरो में कुछ ऐड कर रहे हो, फिर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके नजदीक रहेगा, जीरो के, तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जीरो मिलेगा, एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, आपको यहां से ये भी इंटीजर मिला है, ये भी इंटीजर मिला है। अब मैंने इंटीजर का जिक्र क्यों किया, आपको एक बार बता देती हूँ। आपको पता है यहाँ पे जो आपका साइन होता है, अगर आप उस पे एन पाई पे वैल्यू निकालते हो, वेयर एन अगर आपका इंटीजर है, एन अगर आपका इंटीजर है और आप साइन एन पाई निकालते हो, वो ऑलवेज आपके पास जीरो आती हो हमेशा। अगर यही चीज आप साइन स्क्वायर पे भी लगा दोगे तो भी तो यही सेम चीज मिलेगी आपको, जहां पे एन आपका इंटीजर है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया कि ये आपके जो इंटीजर आ रहे हैं, या आप जो भी आप इनमें से जो पॉसिबिलिटीज आपके पास निकल कर आएंगी थी डिसकंटिन्यूटी के लिए, वो पॉसिबिलिटीज वही पॉसिबिलिटीज की वजह से आपका साइन स्क्वायर पाई इंटीजर बन रहा है ना, मतलब एन इंटू पाई समथिंग बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, आप जब ऐसे लिखोगे, ठीक है, तो और जब मैं यहाँ पे लिमिट निकाल रही हूँ इसकी, समझ लो लोग भी जो बाहर चल रहा है, लिमिट अगर मैं एक्स जीरो पे निकाल रही हूँ, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो ये आपके पास लोग बेस ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे वन भी था प्लस में, वन प्लस में साइन स्क्वायर पाई। यहाँ पे अगर मैं एक्स टेंड्स टू जीरो की लिमिट की बात करूं, मुझे पता है ये मेरे पास क्या आएगा, एक इंटीजर आया, क्या आया है पीछे देख लो, वन आया है, मैं यहाँ पे वन रख दूं, तो मुझे क्या मिला, लोग बेस ई वन प्लस में साइन स्क्वायर पाई, दैट इज साइन पाई का स्क्वायर, एंड साइन पाई होता है जीरो, यानी ये आपको जीरो मिल गया। यानी ये आपको क्या मिल गया, लोग बेस ई वन, यानी ये भी तो जीरो मिल गया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपने जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जीरो पे, सेम चीज अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे जीरो पे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन फिर जीरो क्वांटिटी दे देगा आपको। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये आपका इंटीजर क्वांटिटी बन गया, एंड ये ऑलवेज इंटीजर क्वांटिटी बनेगा हमेशा जब भी आप यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालते हो। ये आपको पता है, ये हमेशा आपको एक इंटीजर क्वांटिटी ही देगा, ठीक है। एंड उसके वजह से जो आपकी ये पॉसिबिलिटीज जो निकल कर आई थी, ये पॉसिबिलिटीज आपकी काम ही नहीं कर रही है डिसकंटिन्यूटी के ऊपर, क्योंकि फंक्शन वहां पे हो जा रहा है जीरो। यानी पूरे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, पूरे फंक्शन की, इस पूरे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, एंड इस पूरे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी जीरो। इसी वजह से जीरो के ऊपर ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, सेम तरीके से माइनस वन के ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस, सेम तरीके से वन के ऊपर, सेम माइनस टू एंड टू के ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस।
सबकी लिमिट आपको 0 मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट में एंड राइट हैंड लिमिट सारी जब आपको 0 मिल रही है, इसका मतलब ये f2x जो है ये आपका कहीं पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मतलब आपका इन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है एंड बकायदा ये 0 वैल्यू दे रहा है, 0 लिमिट दे रहा है। अब अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, अब आ जाओ अपने टोटल फंक्शन जो कि था f(x) इक्वल टू f1x इंटू में f2। यहां पे अगर मैं बात करूं, अब जैसे मानो आपके पास जो पॉसिबिलिटीज निकल कर आई थी फॉर f1x के लिए, वो क्या क्या निकल कर आई थी, वो आपके पास ये 53 पॉसिबिलिटीज निकल कर आई, जिसमें से अगर मैं ये 5 वाली जो पॉसिबिलिटी है इनको अगर देखूं, इनकी वजह से ही मेरा f2x 0 बन रहा था, लिमिट जो आ रही थी वो f2x की 0 आ रही थी। अरे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दूं, या लिमिट x टेंड्स टू -2 लगा दूं, या लिमिट x टेंड्स टू -1 लगा दूं, या 2 लगा दूं, या 1 लगा दूं, f1x इंटू f2x करोगे, एक की लिमिट अगर 0 हो गई, एक की लिमिट अगर 0 हो गई और ये आपको कोई क्वांटिटी दे रहा है, फाइनाइट क्वांटिटी, तो ये आपके पास ओवरऑल लिमिट 0 दे देता है। समझ में आई बात? अगर आपको पता है ये आपको 0 के ऊपर एक फाइनाइट क्वांटिटी देगा, ठीक है, ये आपको 0 क्वांटिटी दे रहा है, फाइनाइट इंटू समथिंग 0, आपके पास 0 चल जाएगी, यानी आप जब यहाँ पे इस पूरे फंक्शन की लिमिट निकालोगे एट -2, एट -1, एट 0, एट 1 एंड 2, यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट है पूरे फंक्शन की, f(x) की बात करें, वो 0 मिलेगी, यानी यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आपका जो f(x) है वो कॉन्टिन्यूअस है, और f(x) अगर कॉन्टिन्यूअस हुआ, इसका मतलब इनके ऊपर आपकी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, इसका मतलब जो हम यहाँ से 53 पॉसिबिलिटीज लेकर चले थे उसमें से ये 5 हटा दूं तो आपको कितनी मिलेगी, 53 में से अगर 5 चल जाएंगे 48, यानी आपको इस f(x) के लिए जो पॉसिबिलिटीज मिली है, पॉसिबिलिटीज नहीं एक्चुअल में डिसकंटिन्यूटी जो मिली है वो आपके पास 48 मिली है, यानी जो a की कार्डिनलिटी आएगी वो आपके पास 48 आ गई। सेम तरीके से आप चलते हैं gx की, ठीक है, gx आपके पास है x3, यहाँ पे कर देती हूँ, gx आपके पास है x3 साइन स्क्वायर पाई लोग बेस e 1 प्लस x माइनस में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपको gx थी। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे कोई भी आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं दिया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूटी होगी तो किसकी वजह से होगी, इसकी वजह। एंड यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको डिसकंटिन्यूटी मिलती है, देखिए पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या क्या निकल कर आएंगी, जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x की डिसकंटिन्यूटीज है वही आपकी इस पूरे फंक्शन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहां पे डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ gx, अगर मैं gx की बात करूं, यहाँ से पूरे gx की बात करूं, क्या क्या मिल सकती है जिसकी वजह से आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, वही तो किसकी वजह से हो रहा है भैया, मेरे को अभी करके आई हूँ -2, -1, 0 एंड 1 2 की वजह से हो रहा है। आप एक चीज देखो, यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर के अंदर है लोग एक्सपोनेंशियल, सॉरी लोग बेसी वाली टर्म, यानी अगर आपके पास ये वाली टर्म फिर गलती से, सिर्फ इस टर्म की अगर बात करूं, फिर अगर ये इंटीजर बन गई, अगर ये गलती से इंटीजर बन गई फिर से, तो ये फिर क्वांटिटी 0 मिल जाएगी। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सच में जो पॉसिबिलिटीज हैं ये डिसकंटिन्यूटी है क्या। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं इस 1 प्लस में एक्सिस, ठीक है, ये मुझे क्वांटिटी इंटीजर मिल जाए, वहां वहां आपके पास पूरा फंक्शन 0, अदरवाइज आपके पास डिसकंटिन्यूटी जैसी जो पॉसिबिलिटी निकल कर आएगी वही डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू -2 की बात करूं, तो -2 के केस में आप जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालते हो, समझ लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, तो ये आपका क्या बनेगा, 1 प्लस में -2 माइनस में h, है ना, -2 माइनस में h, ये आपका लोग बेस ही चल रहा है साथ में, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 भी चल रही है साथ में, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0,
log base e, ये आपके पास क्या आएगा 1 - 2 दैट इज -1 एंड -h। -2 में से आप h को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये -3 की तरफ जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, यानी आपको ये 2 - h बचा log बेस एंड h टेंड्स टू 0, ये आपको log बेस e2 में। इसकी वैल्यू इंटीजर तो नहीं होती है, इसकी वैल्यू इंटीजर तो नहीं होती है, हमें पता है ये चीज, है ना। तो यहाँ पे 0.30 समथिंग कुछ आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर तो नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे आपको इसके लिए तो इंटीजर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो यानी इसके लिए फेल। सेम तरीके से आप जब -1 के लिए चेक करेंगे, आप देखोगे -1 के लिए जब आप काम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेम जो बनेगा, चेक कर लीजिए यहाँ पे एक, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे राइट हैंड लिमिट कोई से भी निकालो, आपको दोनों से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार -1 के लिए चेक करके दिखा देती हूँ। आपके पास ऐसा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 पे काम करती हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्सटेंड्स टू -1 लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर ही बात करती हूँ, तो ये आपके पास क्या बनेगा log बेस e 1 प्लस में इसकी प्लेस पे आ जाएगा h टेंड्स टू 0, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 माइनस में h -1 माइनस, तो log बेस e 1 प्लस में -1 माइनस h, ये तो आपका 0 हो जाएगा तो ये -h बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका बचा -1 में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये -2 के पास जाएगा, एक माइनस बाहर था पहले से ही ऑलरेडी, ये आपके पास अगेन ये आपके पास log e2 हो गया। फिर इसकी आपके पास क्या आई, इंटीजर वैल्यू तो नहीं आई, इसका मतलब यहाँ पे आपका 1 के लिए भी नहीं आएगा एंड सेम तरीके से फिर आप 1 और 2 के लिए करोगे तो भी नहीं, लेकिन क्या 0 के लिए आएगा। अब आप एक चीज देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 अप्लाई करती हूँ, यानी आपको पता है यहाँ से सारी पॉसिबिलिटीज आपकी डिसकंटिन्यूटी का काम कर रही है इस फंक्शन के लिए, लेकिन जो बाहर x³ आ रहा है उसका क्या, इसकी वजह से जैसे ही आप लिमिट x को 0 को टेंड करवाएंगे, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे राइट हैंड लिमिट, ये आपका 0 बनाएगा एंड ये आपकी कोई फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी आपको 0 के ऊपर। तो अभी बता के आई हूँ 0 इंटू फाइनाइट 0 ही होता है, यानी आपका 0 के ऊपर जो gx की लिमिट आएगी वो 0 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, यानी आपके पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है, 0 के ऊपर। यानी जो gx के डिसकॉन्टिन्यूटीज निकल कर आई, gx की डिसकॉन्टिन्यूटीज का कलेक्शन जो निकल कर आया वो आपके पास क्या आया -2 -1 1 एंड 2, बस। इसका मतलब जो b की कार्डिनलिटी आई वो 4 आ गई, आ गई। अब हम चलते हैं a इंटरसेक्शन b के, यानी जहां आपका f डिसकॉन्टिन्यूटीज हो रहा था, जहां आपका g डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा था, आपको उन कॉमन पॉइंट्स को कलेक्ट करना। लेकिन मैं अगर बात करूं कि a डिसकॉन्टिन्यूस कहां हो रहा था, -26 -24 एंड सो ऑन टू -3, फिर आपका -2 नहीं था, -1 नहीं था, 0 नहीं था, 1 नहीं था, 2 नहीं था, 3 से शुरुआत थी, ये आपके 48 पॉइंट्स आ रहे थे। जहां जहां आपका gx डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा था वो आपके पॉइंट्स ये थे। क्या इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये सारे के सारे यहाँ से हटे पड़े हैं। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b इज 0, मतलब कार्डिनलिटी आपके पास 0, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जब इनका इंटरसेक्शन ही फाई है, एम्प्टी है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कार्डिनलिटी 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि भैया हमें ये बता दो, है ना। यहाँ पे अभी निकाल के आए इसकी 48, इसकी क्या थी 4 एंड इसकी क्या थी 0, तो 48 प्लस में 8 कितना आता है 56, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, डिसकंटिन्यूटी के ऊपर बनाया गया था। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको फंक्शन को किस तरीके से तोड़ना है, ऑब्जर्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था जी, इसका आंसर आएगा 56। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।